सो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आलिया, आज पुरस्कार की होस्ट। और आप सबका स्वागत है पॉडकास्ट विद पुरस्कार में। आज हमारे साथ हैं श्री सलिल सरोज। सर, पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आलिया जी, and thank you so much for the entire team of Puskar who are bringing all kinds of personality from all across the field to enrich the listeners. And I would like to especially thank Gautam ji for creating such a good platform. Thank you. तो सर का मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। सर का जन्म होता है बिहार के एक छोटे से गांव बेगूसराय में, और आपकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होती है सैनिक स्कूल तिलैया में। सर ने इग्नू से इंग्लिश में स्नातक डिग्री ली है। व जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से सर ने बैचलर्स इन रशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर पूरा किया है। सर मास्टर्स इन सोशियोलॉजी है, नेट एग्जामिनेशन उत्तीर्ण की है। सर ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑडिट में सीनियर ऑडिटर के पद पर अधीन रहे हैं, और वर्तमान में सर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में अंडर सेक्रेटरी के पद पर अधीन हैं। सर एक लेखक हैं, कहानीकार हैं, कवि हैं, और सर के लेख पत्र पत्रिकाओं और न्यूज़पेपर में अक्सर छपते रहते हैं। सर पुरस्कार का भी एक अहम पार्ट रहे हैं। सर, यूं तो मैंने आपके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, पर आपसे कुछ आपके बारे में हम सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। अ, मेरा जन्म बेगूसराय के एक छोटे से गांव सुदूर देहात जिसको बोलते हैं नौलागढ़ में हुआ है, जो कि बेगूसराय मुख्यालय से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी पे है। और मेरे पिताजी, जो कि जीवन में एक शिक्षक की भूमिका निभाते आए हैं, मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी, गांव से प्रथम व्यक्ति थे जो निकल के शहर तक आए और पूरे गांव के लिए, और जो भी उसमें उनके समझ से पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनको भी बाहर लेके आए। और आज मेरे परिवार में मेरे दो चचेरे भाई हैं, वो दोनों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं बिहार सरकार में, और पटना में स्थित रह के अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। मेरे भाई साहब आज बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में लगे हुए हैं। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेगूसराय के कई स्कूलों से करते हुए फिर मैंने 1997 में सैनिक तिलैया की ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में पार्ट लिया और उसको क्लियर किया। और मैं अपने उस स्कूल से प्रथम लड़का था, विद्यार्थी था, जो कि इस एग्जाम को क्लियर कर पाया, और वहाँ पे जाके मैंने स्कूल ज्वाइन किया। 1997 से 2004 तक मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो सैनिक स्कूल तिलैया में पूर्ण हुई। सैनिक स्कूल तिलैया उस समय देश के तमाम सैनिक स्कूलों में नंबर 1 से 3 के बीच ही आता था, और कई क्षेत्रों में वह कई सैनिक स्कूल तिलैया से आगे था, क्योंकि सैनिक स्कूल तिलैया में दो भाग हैं, एक सीनियर के लिए और एक जूनियर के लिए। और ऐसा कम ही सैनिक स्कूलों में है कि दो विभाग बनाए गए हों। और हमारा सैनिक स्कूल तिलैया का जो मेस है या स्कूल की जो छात्रों की स्ट्रेंथ है वो अमूमन हर सैनिक स्कूल से ज़्यादा ही थी। और सैनिक स्कूल में कड़े अनुशासन में पढ़ने लिखने, उसकी समझ तैयार करके जो हमें हमारे अंदर ढाला गया वो आज तक मैंने बना के रखा है। और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद फिर मैंने इग्नू से अंग्रेजी में स्नातक किया अपने शहर बेगूसराय के जेडी कॉलेज से। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली आने का प्लान किया ताकि यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर पाऊँ। और सबको पता है कि दिल्ली में जो भी बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन उनकी भी आकांक्षाएं होती है कि यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएं, तो उनके लिए एकमात्र सहारा होता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। और मुझे भी मेरे मित्रों ने जो पहले से वहाँ पे रह के तैयारी कर रहे थे उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप इस एग्जाम में शामिल हों। और मैंने प्रथम प्रयास में ही जवाहरलाल नेहरू के रशियन सेंटर का एग्जाम पास किया, और आई थिंक मैं अपने बैच का टॉपर भी था उस एग्जाम में। और फिर वहाँ पे मैंने 2008 से 11 तक रशियन लैंग्वेज में ऑनर्स किया। और उसके बाद मैंने बाजीराम एंड रवि, जो कि करोल बाग नई दिल्ली में स्थित कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे मैंने यूपीएससी की कोचिंग ली 2008 से 11 करने के बाद 12वीं 2012 में मैंने, और प्रथम प्रयास में ही मैंने यूपीएससी का पीटी भी निकाला, मेंस भी निकाला और इंटरव्यू तक पहुंचा।
आ, कुछ कमियां रही होंगी कि मैं यूपीएससी का जो कि है साक्षात्कार के बाद जो मेन लिस्ट होता है उसमें नहीं आ पाया। लेकिन व्हाट आई फील, द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी टीचेज यू अ लॉट, इट मेक्स यू अ लर्नड पर्सन, इट गिव्स यू लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट मेक्स यू गो अहेड फॉर अनदर एग्जामिनेशंस। इस यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी के प्रोसेस में मैंने दूसरे कई सारे एग्जाम निकाले। जो मुझे याद है उनमें से कुछ एग्जाम्स हैं एसबीआई के बैंक पीओ, पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजमेंट ट्रेनी, आईबी का असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, यूजीसी नेट का मैंने सोशियोलॉजी का पेपर निकाला, आई एम क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ प्रोफेसर ऑल्सो। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एक लॉ का एग्जाम लेती है, आई क्वालिफाइड फॉर दैट ऑल्सो। तो इस तरह से करके तमाम एग्जाम निकले, इसलिए क्योंकि यूपीएससी सच ए बिग एग्जामिनेशन दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फील्ड्स टू कवर। यस सर। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड अंडर द स्काई, कुछ भी पूछा जाता है उसमें, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो अगर यूपीएससी की तैयारी कोई भी परीक्षार्थी अच्छे ढंग से करता है तो इट इज डेफिनेट शॉट टू क्लियर एनी अदर एग्जामिनेशन। और वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। और मैंने एसएससी का एग्जाम 2012 में क्लियर करके मेरी ज्वाइनिंग 2014 में ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ साइंटिफिक डिपार्टमेंट, जो कि आईजीसीआर बिल्डिंग न्यू दिल्ली में आईटीओ के पास में स्थित है, उसमें मैंने नौकरी ज्वाइन की। वहां पे मैंने 2014 से 2000 मई 2019 तक सीनियर ऑडिटर के पोस्ट पे काम किया। एंड देन आई क्लियर द ऑल इंडिया एग्जामिनेशन दैट इज होल्ड बाय लोकसभा सेक्रेटेरिएट। इस एग्जाम का नाम है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्लैश प्रोटोकॉल ऑफिसर ऑफ लोकसभा। उस समय पूरे इंडिया में 23 वैकेंसी थी। एंड आई एम हैप्पी टू से दैट आई गॉट द रैंक वन, ऑल इंडिया रैंक वन इन दैट एग्जामिनेशन। और उसके बाद मैंने जाके वहां से लोकसभा ज्वाइन किया। और अभी मैंने लोकसभा ज्वाइन किया था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट पे, और अभी मैं वर्तमान में अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। धन्यवाद। सर बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है यकीनन आपकी। धन्यवाद। सर एक छोटे से गांव बेगूसराय से एक लोकसभा जो कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हमारे देश की पॉलिसीज वहां बन रही हैं, एक तरह से वहां पर बैठे लोग हमारा देश चला रहे हैं। तो क्या आप अपनी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी जरूर। मेरी कुछ यादें हैं जेएनयू से जुड़ी हुई। शायद आप में से जो भी तैयारी कर रहे हो इस एग्जामिनेशन के लिए या किसी और भी एग्जामिनेशन के लिए, देयर आर सम एनेक्डोट्स जो कि मुझे अभी भी याद हैं। मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। मैं रूम नंबर 58 ताप्ती में रहता था 2008 से 11 के बीच में। एंड मेरे रूममेट थे जो कि अभी एमआईटी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हुए, फिर अभी आई थिंक ही इज इन समवेयर इन फॉरेन, जापान में या कहीं पे है। एंड ही वाज फ्रॉम केरला। ही यूज्ड टू से, दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट, कि मुझे नहीं पता होता है कि तुम रात में कब सोते हो और सुबह में कब जागते हो। मैं रात में देखता हूँ तो तुम पढ़ते नजर आते हो, सुबह उठता हूँ तो पढ़ते नजर आते हो। तो इस तरह से जब कोई आपके साथ आपका साथी होता है जो आपको देखता है, समझता है, इंस्पायर करता है, इट गिव्स यू लॉट्स ऑफ एनर्जी। आप और फिर जेएनयू भी मेरी दिनचर्या बिल्कुल यही थी कि मैं रात के 10 से 11 के बीच सोता था और सुबह 5 बजे उठता था। लेट नाइट पार्टी मैंने ना के बराबर ही की। और लेकिन मैं अपने रूटीन के प्रति बहुत संयमित रहा, डिसिप्लिन रहा। और मुझे कुछ ऐसे सीनियर्स मिले। रूम नंबर 61 में एक सीनियर थे जो आज की डेट में आईआरएस हैं, और रूम नंबर 63 या 4 में एक सीनियर थे जो आज समस्तीपुर के डीएम। मैं उन दोनों के संपर्क में हूँ, और उन्होंने जो सलाहें दी कि क्या पढ़ना है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी है, कितना पढ़ना है, किस तरह से एग्जाम्स में आंसर लिखने होते हैं, कितना लिखना होता है, आपको ऐसे में कितना किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो जेएनयू हैज गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग यू क्लोज टू द सीनियर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉट्स ऑफ इयर्स। आपको हर एक मुद्दे पे बात करने के लिए सीनियर्स मिलते हैं। और मैं समझता हूँ कि जेएनयू से बड़ा परिदृश्य कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट दे पाता है या नहीं दे पाता, मैं नहीं जानता, लेकिन जेएनयू जरूर देता है। आपको हर टीचर, हर प्रोफेसर, कोई भी आदमी से आप पूछिए तो वो आपकी सहायता करता नजर आता है। ये मैंने जेएनयू से सीखा है। अब मैं जब लोकसभा का एग्जाम दे रहा था तो मैंने लोकसभा के एग्जाम की तैयारी के लिए पर्टिकुलरली कोई अलग से तैयारी नहीं की। मैंने 2012
और 2014 और 2016 यूपीएससी का मैंने मेंस लिखा है। 2012 और 14 का इंटरव्यू तक मैंने दिया है। तो उस क्रम में जो मैंने तैयारी की वही तैयारी मुझे उस एग्जाम में काम आई। लोकसभा जो अपना एग्जाम लेती है ईओ के लेवल पे, उसमें अमूमन इसकी सिलेबस जो है that is more or less like the syllabus of UPSC civil service examinations. It has got PT of 200 marks. It has got mains 6 paper, 2 optional papers, one English and one GS, and then you have got interview round, and then you have got medical test. तो इट इज मोर और लेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑफ यूपीएससी। सो मुझे इसमें कोई ज्यादा अलग से तैयारी करने की जरूरत मुझे नहीं हुई। बाकियों ने जो नहीं किया होगा उन्हें हुई होगी, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टेमिना, लॉट ऑफ प्रोग्रेस टू फेस सच काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस। आपको 3-3 घंटे पेपर लिखने होते हैं। तो until and unless you have got through the test papers, test series, or at home you have practiced a lot for the मेंस पेपर्स और ऐसे पेपर्स, यू वोंट बी एबल टू सक्सीड। और यहाँ पे लोकसभा के एग्जामिनेशन के लिए यू हैव टू हैव ए मास्टर्स डिग्री। इट वोंट बी एनीथिंग लेसर देन दैट। सेकंड पॉइंट, in UPSC there is no bar like you have to get 50% marks in each paper, but in Lok Sabha you have to have 50% marks in each of the paper. If you get more than 50% mark in one paper and less than 50% marks in another paper, you're disqualified. So this is a big catch here. लोकसभा जब मैं बाजीराव में तैयारी करने के लिए पहुंचा, एक बहुत अहम बात है। तो मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, और जेएनयू में 2008 से 11 रहने के बाद मैंने ये सीखा है कि जेएनयू किस तरह से सुदूर क्षेत्र के बच्चों को लाकर भी एक बड़े से जगह पे compete करने के लिए तैयार करता है। जो बच्चे दूर के क्षेत्रों से आते हैं उन्हें 3 मार्क्स ज़्यादा, 5 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। जो हमारी महिलाएं या जो लड़कियां आती हैं ऐसी जगह से, उनको भी कुछ ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से मैं जेएनयू का रंग ढंग देखने के बाद जब वहां पहुंचा, तो बाजीराम में हर तरह के बच्चे पहुंचते हैं। कोई आईएएस का बच्चा भी पहुंचता है, कोई आईपीएस का बच्चा भी पहुंचता है, कोई बड़े से प्रोफेसर का भी बच्चा पहुंचता है। तो देन यू हैव टू compete with all of them, those who born with silver spoon in their mouth, जिनके पास सारी सुविधाएं होती है, आपको उनसे compete करना होता है। हम जेएनयू के बच्चे, हमारे पास वैन आती थी, हम उस वैन में बैठ के जाते थे। उस वैन में जाते जाते पूरी की पूरी हिंदू का जो अखबार होता है उसे पढ़ के, योजना, कुरुक्षेत्रा, प्रतियोगिता दर्पण, सिविल सर्विस, कैरियर ओरिएंटेड जो भी अलग तरीके के मैगजीन्स हैं, उनको हम उस वैन में आते और जाते ही खत्म करते थे। जबकि जो दूसरे बच्चे जो प्रिविलेज्ड हैं, दे हैव गॉट एनफ टाइम एट देयर होम विद देयर एसी एंड एवरीथिंग, तो हमारे पास नहीं था। बट वी आर मोर देन हैप्पी टू गेट द प्लेस लाइक जेएनयू, क्योंकि जिस तरह का माहौल जेएनयू में मिलता होगा शायद उन बच्चों को भी नहीं मिलता होगा, व्हाट आई फील लाइक। तो हम लोग वैन में आते जाते ही हिंदू का पूरा वो अखबार पढ़ के, फिर उसकी कटिंग करके, फिर स्क्रैप बुक बनाना, ये तमाम चीजें करते थे। व्हेन आई रीच इन द क्लास ऑफ बाजीराम एंड रवि, तो फर्स्ट डे आई गॉट टू सरप्राइज कि हाउ से लाइक compete। इतने लोग हैं एक क्लास में, 400-500 बच्चे हैं। टीचर्स आर कमिंग, दे आर थ्रोइंग ऑल काइंड्स ऑफ बॉम्ब्स कि आपको ये किताबें पढ़नी है, 20 बुक्स, 50 बुक्स, इसको 2 महीने में खत्म करना है, 6 महीने में खत्म करना है। दे गिव यू टास्क। बट एज द टाइम पास्ड बाय, I came to realize out of 450 students, only 50 or 60 are serious and they want to crack this examination. Then I got the confidence. I started answering the questions in the class. My notes started getting rotated. Everybody wants to get the notes, as it happened in JNU also. JNU भी जब मेरे बैचमेट थे वहाँ पे, तो 2011 का बैच मुझे याद है कि हर एक ने एक दूसरे की सहायता की। ताप्ती के मेस में रात को 8 डिनर के बाद, आई थिंक 8 बजे डिनर खत्म होता था। 8 से 11, 12, 1 बजे रात हम साथ में पढ़ते थे। एंड दैट वाज द ओनली बैच हु गॉट थ्रू द डिग्री और एग्जामिनेशन ऑफ रशियन लैंग्वेज। नोबडी फेल्ड। दैट वाज आई थिंक यूनिक। नहीं तो किसी बैच में कोई किसी एक पेपर में रह जाता था, लेकिन हमारे बैच में कोई नहीं रहा, एवरीबडी पास्ड। दैट वाज अ बिग थिंग टू हैपन दैट। तो जब मैंने वहां पे अपनी बाजीराम में यात्रा प्रारंभ की, तो इस तरह से करते करते
then I got confidence, I built up my confidence and started gaining पॉपुलैरिटी ऑल्सो, कि मेरे नोट्स भी मांगते थे। जो वहाँ पे टीचर्स थे, दे यूज टू चेक माई कॉपीज ऑफ ऐसे राइटिंग्स एंड दे यूज लॉट ऑफ encourage मी। फिर मैं जब ये करके वहां से इसकी तैयारी के बाबत में लोकसभा का एग्जाम निकाल पाया, और अभी मैं लोकसभा में एक अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पे कार्यरत हूँ, एज ए अंडर सेक्रेटरी इन लोकसभा। आई एम लुकिंग आफ्टर द थिंग्स। जब कोई सेशन चलता है लोकसभा का, तो लोकसभा टीवी पे, संसद टीवी जिसको बोलते हैं, आप उस पे देखेंगे तो यदा कदा मैं भी आपको दिख जाऊंगा, बिकॉज आई सिट ऑन द टेबल। जो आपका हॉर्स टू शेप दिखता है लोकसभा में, दैट इज meant फॉर द ऑफिसर्स टू राइट द मिनट्स व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द हाउस। आई एम ऑल्सो वन अ पार्ट ऑफ दोज ऑफिसर्स। हमारा मुख्य काम ये है कि एक दिन सदन चलने पे, सदन के अंदर जो जो चीजें प्रस्तुत होंगी, कोई मिनिस्टर अपना स्टेटमेंट ले करना चाहते हैं, किसी संस्था की एनुअल रिपोर्ट ले होना होना चाहती है, या एवरी मिनिस्ट्री हैज गॉट ए करस्पॉन्डिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, तो स्टैंडिंग कमिटी की कोई रिपोर्ट ले होती है, या फिर हमारे स्पीकर महोदय कोई ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं, जैसे कि अभी इंडियन क्रिकेट टीम T20 का वर्ल्ड कप जीती है, तो उसको बधाई का संदेश देना चाहते हैं, या हमारे देश से किसी और देश के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, अगर वहां कोई दुर्घटना होती है उसके बारे में कोई शोक संदेश देना चाहते हैं, एवरीथिंग हैज टू गो पास फ्रॉम आवर टेबल ऑफिस, जिसे हम पटल कार्यालय हिंदी में बोलते हैं। वो उसको एग्जामिन करती है, क्या ये टेबल पे जाने लायक चीज है, क्या इसमें कुछ कट शॉर्ट किया जा सकता है। दिस इज आवर प्राइम जॉब, एंड is particularly we are there to help the members of parliament. We are there to facilitate their work so that house runs smoothly and the faith in democracy of the people of India remains intact. Thank you. सर, बहुत ही इंस्पायरिंग सफर रहा है आपका। जैसे कि आपने बोला, रूटीन से स्टिक करना बहुत जरूरी है, और जो भी आपका डिसिप्लिन रहा है आपकी लाइफ में, उसने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। सर, इट इज लाइक अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। सर, जैसे कि हाल ही में न्यू पार्लियामेंट बड़ा चर्चे में रहा है, तो आपने ओल्ड पार्लियामेंट भी ऑब्जर्व किया होगा और न्यू पार्लियामेंट भी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहां पर? मैंने लोकसभा ज्वाइन किया था 17 मई 2019 को। मेरी पहली पोस्टिंग वहाँ पे सर्विस ब्रांच में हुई, जहाँ पे कि मेंबर्स के, उनके जो जरूरतें हैं, टेलीफोन की व्यवस्था है, उनके घर की व्यवस्था है, या और भी चीजें जो उनको सहायता प्रदान करती है, उसमें मैंने काम किया। देन आई got opportunity to work in the Committee on Social Justice and Empowerment. That is a beautiful committee where you get an opportunity to help the peoples from the marginalized section of society like OBC, SC, ST, beggars, transgenders, old, women, children. So it got a big horizon, and I uh, made it sure if something comes for help from any corner, I get it done. And I got a tour of Committee on Social Empowerment to look after the policy of government, whether they are getting implemented in the right manner on the ground or not. So it gives you a lot of experience how government machinery function. क्या कोई अगर सरकार की नीति है, कोई पॉलिसी है, तो जमीनी स्तर पे कितनी वो उतरती है, या उतरने में कितनी दिक्कत होती है। क्या जो सरकार, केंद्रीय सरकार है, वो राज्य सरकार को कोई पॉलिसी का कार्यान्वयन कर देती है, तो क्या वो सही ढंग से कर रही है, क्या उसका फायदा जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है या किसी और को मिल रहा है, कहाँ दिक्कतें, कहाँ विसंगतियां आ रही हैं, उन सबको पाटने का काम हम लोग करते हैं। And then I got the most revered position to work, that is table office, because table office can be said the spine, backbone of Lok Sabha, क्योंकि टेबल ऑफिस ही लोकसभा को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। क्योंकि जब सदन चलेगा तो यह टेबल ऑफिस ही तय करेगा कि सदन में उस दिन क्या क्या होना है, क्या क्या बिजनेस होता है। So when I joined table office, it was that time in the old Parliament building. Old Parliament building is the legacy of British, और उस बिल्डिंग जिसने भी देखा है, जिसको देखने का मौका मिला है, हमें तो काम करने का मौका मिला है, वो मोस्ट प्रिविलेज्ड। हमें हर दिन उस बिल्डिंग को नजदीक से देखने का मौका मिला है। उसकी एक एक इमारत, एक एक पिलर में, एक एक जगह पे लगता है कि कभी नेहरू चल रहे हैं, कभी कोई चल रहा है। तो हमारे
उस समय की सारी यादें। और हमें जो हमारे सीनियर्स बताते हैं कि कभी यहाँ पे नेहरू जी बैठा करते थे, या उस समय के और भी रक्षा मंत्री हैं या जो भी थे, वो यहाँ पे आया करते थे। इट हैज गॉट एन ऑरा एंड लेगेसी, तो दैट इज अनमैचेबल, and it is so airy, so embedded with light, flowers, portraits, that you feel that yes, you are in a significant position, in a significant building to work. And but the demand of time, हमारी जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको समय के साथ जो डिलिमिटेशन कमीशन है 1926 में, जिसकी आहारता खत्म होने वाली है, उसके अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूंसी की दायरे बढ़ने वाले हैं, उनकी संख्या है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। उसको देखते हुए लोकसभा राज्यसभा में दोनों में सीटों की बढ़ोतरी की मांग काफी समय से चल रही थी। बिल्डिंग भी काफी समय से पुरानी हो चुकी थी, और भी कई चीजें थी जिसको देखते हुए नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की डिमांड बहुत पहले से थी। और उसको इस सरकार ने, जो वर्तमान सरकार ने, उसको करके दिखाया है। एंड दैट इज ए अमेजिंग बिल्डिंग। जिनको मौका मिलता है, जो आ चुके हैं, दे कैन ऑल्सो कंपेयर, दे नो डाउट इन दैट। दोनों बिल्डिंग की अपनी महत्वपूर्णता है। दोनों बिल्डिंग अपने आप में एक लाजवाब आर्किटेक्चर का उदाहरण है। और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में अभी तो उसको कार्यरत होते हुए 2 से ढाई साल हुए हैं। आने वाले समय में क्या क्या हमारी जरूरतें होती है, उसके अनुसार उसमें परिवर्तन किए जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ, आई थिंक 3 sessions has gone by in the new parliament building and everything is smooth, and we are working in the new parliament building with a lot of josh and enthusiasm, and there is no problem with that. Thank you. हाँ, so just a minute, I would have to stop the recording and I'll start it again. Sure. जैसा कि सर ने बताया कि इतना लंबा सफर रहा बेगूसराय से लोकसभा तक, और सर आपका जरूर ऐसी पर्सनालिटी से मिलना हुआ होगा जिन्होंने आपके जीवन पर एक छाप छोड़ी है, जिनसे आप बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो मैं कुछ ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में जानना चाहूंगी। uh, अगर मैं स्कूल डेज से बात करूं, जीवन में हर कदम पे लोग मिलते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, और आपकी जिंदगी की जो कठिनाइयां हैं वो दूर होती जाती हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहले तो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जहाँ पे कि बिहार का वो समय जहाँ पे अ, शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं उतनी चुस्त दुरुस्त नहीं थी। उस दौर में 2 बेटों और एक बेटी को पढ़ाना लिखाना कितना कठिन समय रहा होगा, यह कोई भी बिहार में रहने वाला व्यक्ति समझ सकता है। तो लेकिन मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने उन सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए मुझे यहाँ तक पढ़ा लिखा के यहाँ तक लाया। और मेरे भाई साहब भी एक अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और पिताजी ने जिस तरह से रात दिन मेहनत की, जिस तरह से हमें डिसिप्लिन में रखा, हमें नहीं लगता है कि उन्हें कभी किसी तरह की शिकायत सुनने को मिली हमारे वजह से। और उन्होंने हर कदम पे हमें प्रोत्साहित किया कि आप जो भी करो उसमें अच्छा करो। हम लोग खेल में दोनों भाई शुरू से ही अच्छे थे। आई वॉज गुड एट स्पोर्ट्स ऑल्सो। मैंने स्कूल डेज में अपने स्कूल टीम में क्रिकेट स्कूल टीम में था। आई वॉज ऑल्सो द बेस्ट प्लेयर इन क्लास 6 ओनली। I joined then Sainik School Tilaya's volleyball team, and I went to play the inter-zonal team at Sainik School Bhubaneswar in 2001. Then I came to JNU and joined university's volleyball team, and I went to participate inter-university meet at Chaudhry Charan Singh University Meerut in 2009, I think. And then I started and learned table tennis in JNU, and nowadays I am playing shuttles, badminton. तो ये पिताजी ने मुझे शुरू से ही हर चीज में प्रोत्साहित किया। एंड इवन आई एम गुड एट caricatures. I draw at times when I feel free. I write poems. It is all about my
father who encouraged me. He saw the potential, and he tried to also get me in touch with the people who were masters in those fields. तो ये पिताजी का ही सानिध्य, उनका ये डिसिप्लिन काम करता गया। जब मैं सैनिक तिलैया में पहुंचा तो वहाँ हमारे एक हिंदी के शिक्षक थे, अभी वो नहीं रहे, दिवंगत श्री राम चंद्र शर्मा जी। और उन्होंने क्लास 10 तक हमें हिंदी पढ़ाया। उन्होंने हमेशा कहा कि आप जो ऐसा सोचते हो आप वैसे बनते हो, आपको लगता है कि आप किसी कठिनाई में हो तो उसे निकलने का प्रयत्न करोगे तो आप निकल जाओगे। और उनकी बातों ने बहुत गहरी छाप हम पे छोड़ी। और मुझे एक वाकया याद है, क्लास 8 या 9 का रहा होगा, 1999 की बात है, कि एवरीबडी वाज सेइंग यू आर हैविंग हाई फीवर, तुम्हें मेडिकल रूम जाना चाहिए। एंड आई केप्ट सेइंग नो, ये कुछ नहीं है, निकल जाएगा निकल जाएगा, कुछ नहीं है। ओनली रिमेम्बरिंग द वर्ड सेड बाय माय रेवरेंड सर, हिंदी टीचर श्री रामचंद्र शर्मा जी। एंड माय फ्रेंड्स टुक मी टू द मेडिकल सेंटर एंड द डॉक्टर सेड नो, ही हैज गॉट नथिंग, उसे कुछ भी नहीं है, बुखार बुखार कुछ नहीं है। तो व्हाट आई से, सर के जो शब्द थे उसने इतनी गहरी छाप छोड़ी, और मैं उसको फॉलो करता था एज अ बाइबल। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो यहाँ पे मेरे शिक्षक थे ऐसे सेंटर में, श्री आशुतोष कुमार। उन्होंने काफ़ी हेल्प की, हर तरह से हेल्प की। उन्होंने घर पे भी बुलाया, समझाया कि किस तरह से एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए। और वो चीज़ आज भी उनसे मैं संपर्क में रहता हूँ। और मुझे याद है कि जेएनयू में जब मैं आया था तो जो कुछ जरूरतमंद बच्चे थे उनके लिए मैंने फ्री कोचिंग में भी वहाँ पे टाइम दिया था। तो ये उनका कहना था कि जेएनयू एक ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पे आप गरीब लोगों की या जरूरतमंद है उनकी आप पढ़ा के सहायता कर सकते हो। तो मैंने उनके कहने पे ही ये चीज़ शुरू की, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया, और आज भी वो मुझे प्रभावित करते रहते हैं। और फिर आपके वर्क प्लेस पे भी ऐसे लोग मिलते हैं जो कि अपने काम से, बोल के नहीं, आपको अपने काम से प्रभावित करते हैं। यहाँ पे मेरे कई एक सीनियर्स हैं जिन्होंने कभी समय का मुंह नहीं देखा काम करने के लिए, सुबह हो शाम हो, सैटरडे हो संडे हो। एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर that in parliament, in Lok Sabha and Rajya Sabha, you don't get even off on Saturdays and Sundays, even you have to come at night. And it is I'm very frank to tell you that I often leave office by 2 a.m. in the morning, 3 a.m. in the morning due to work. तो काम कैसे किया जाता है, लोकसभा एक ऐसी चीज है जहाँ पे यू हैव टू रेडी, यू हैव टू बी ऑन योर टोज 24/7। आपको कभी भी ऑफिस से कॉल आ सकता है, यू हैव टू गो देयर। बट माई सीनियर्स टॉट कि आपके ये जो यंगर डेज हैं, आप अभी आपने नौकरी ज्वाइन की है, आपके ये 5 से 10 साल आपके सीखने के दिन है। सो यू पुट ऑल योर एफर्ट्स टू लर्न, देन यू कैन टेल योर जूनियर्स हु आर कमिंग न्यू ये काम कैसे करता है, आप इंस्टीट्यूशन के लिए बेहतर कैसे कर सकते हो। सो लॉट ऑफ पीपल आर देयर। एंड पर्सनली अगर आप बात करेंगे कि कौन से महापुरुष या किसने इन्फ्लुएंस किया, तो आई बिलीव इन द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। एंड यूपीएससी 2012 में मेरे एसे का पेपर का विषय था द रिलेवेंस ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। एंड आई रोट दैट एसे एंड I scored 110 marks out of 200 because I believed what Gandhi said, and I try to practice also कि उन्होंने जो राह हमें दिखाया। Because there is not a single leader in the entire world who is not following the footmarks left by Mahatma Gandhi. Let it be in the words of Einstein कि किसी हार्ड मास के व्यक्ति महात्मा गांधी जैसा कभी इस धरती पर ना आया ना, आई थिंक यू वुड बी कमिंग एवर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है, एवरीबडी सेड। एंड इवन टुडे आई ट्राई टू फॉलो व्हाट ही सेड जितना हो पाता है, बिकॉज वी आर नॉट महात्मा गांधी बट वी ट्राई टू इम्बाइब व्हाट ही सेड। सो दीज आर माय फेवरेट पर्सन्स। और कभी कभी आपको आपके बच्चे भी सिखाते हैं, आपके जूनियर्स भी सिखाते हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम एवरीबडी एंड एनीबडी इफ यू डिजायर टू। थैंक यू। सर आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, जैसे कि आजकल के यूथ को लगता है कि पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है और गेम्स करने हैं तो गेम्स करने हैं, पर आपकी लाइफ गेम्स, पढ़ाई और सब चीजों का मिलजुल रहा है।
और सर इतने वर्षों तक आपने पढ़ाई की है, यूपीएससी की तैयारी की है, तो इतने लंबे समय तक टिके रहना और अपनी ग्रिप बनाए रखना बहुत ही यकीनन बहुत ही मुश्किल होता है। तो किस तरह से आपने अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज किया, डिसअपॉइंटमेंट्स कम हो और आपका मोटिवेशन बना रहे, क्या तरीका रहा आपका? अ, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप ग्रो करें, उनसे उनको खुशी मिलती है। तो मेरी जो धर्म पत्नी है, उन्होंने मेरे कठिन वक्त में मुझे काफी सहायता की। मुझे आज भी वो समय याद है कि 2012 का इंटरव्यू था यूपीएससी का, एंड देन दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पोस्टेड एट भरूच। भरूच इज प्लेस इन बड़ोदरा, गुजरात। इट्स स्मॉल बंदरगाह उसको बोलते हैं, जहाँ पे कि पोर्ट्स आप बोल सकते हैं उसको, दैट इज फेमस फॉर दैट। वहाँ पे मैं पोस्टेड था एंड आई गॉट इंटरव्यू कॉल फ्रॉम द यूपीएससी। 2012 का था एंड आई वेंट देयर एंड इंटरव्यू दे के आया एंड रिजल्ट केम आफ्टर 1.5 month एंड आई वाज नॉट गॉट सिलेक्टेड, आई डिडंट गॉट गेट सिलेक्टेड। एंड आप अगर इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको लगता है, आप समझते हैं कि इसका प्रेशर क्या होता है, एक नंबर से कुछ छूट जाना। आपको एक दिन पहले तक लगता होता है कि आप कल को कुछ बन जाएंगे, कुछ ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, बहुत मुश्किल एग्जाम होता है, और आपको अगले दिन पता चलता है कि आप नहीं उसके लिस्ट में आ पाते हैं। द एंटायर क्या बोलते हैं, इट सेटल्स लाइक द पैक ऑफ कार्ड्स। वो सेटल हो जाता है, बिल्कुल आप धराशायी हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा हमारे साथ भी हुआ, बहुत हतोत्साहित मन हो गया हमारा कि अब क्या करेंगे, नहीं करेंगे। Then I instantly left that job at Bharuch. I came back to Delhi and I was settled कि मैं अब करूँगा क्या, because I was totally convinced that I am going to pass through this examination and I will join civil services anytime. But the lady, my wife, came to my life as a girlfriend that time, started helping me. She encouraged me, and I joined SSC. That I joined the Office of Principal Director of Audit that time in 2014, and then I started preparing again and again in 2014 I appeared for interview। इस तरह से वो चीजें चलती गई। अब ने पूछा कि कैसे एक लंबे समय तक आप जो चीजें करते हैं उसको लगातार आप करते रह सकते हैं। तो मैंने हमेशा माना है कि आप अपने प्रति डिसिप्लिन्ड हैं, सजग हैं कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। इफ यू आर क्लियर अबाउट योर प्रायोरिटीज, मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है। अगर लोगों को पता हो, एज ए स्टूडेंट, एज ए फादर, एज ए सिटीजन, या किसी भी रूप में आपको अगर पता है कि मुझे ये करना और ये नहीं करना है, और आप डिसिप्लिन से करना चालू करते हैं। एंड आई हैड एन अर्ज फ्रॉम बिगिनिंग ऑल्सो कि अगर एक आदमी अच्छा है पढ़ने में, तो ही कैन ऑल्सो बी गुड एट writing poems, he can also be good at sports, he can also be good at speaking, he can also be good at encouraging others, motivational, और वो क्या बोलते हैं कि स्पीकर हो सकता है वो। तो मुझे लगता है कि इस माय पर्सनल व्यू, एक इंसान में अमूमन 8 से 10 ऐसी क्वालिटीज होती हैं, जो आदमी उसको शार्पन करता है, जो उसको प्रैक्टिस करता है, ही मास्टर्स दैट। और ये खूबियाँ मुझ में मेरे फादर ने समझी और मुझे एनकरेज किया, और मैंने बचपन से कविताएं लिखनी चालू की, स्केच करना चालू किया, खेलना चालू किया। और आज भी कोशिश करता हूँ कि जब भी समय मिले मुझे खाली वक्त में, ऑफिस में भी लंच टाइम में मुझे टाइम मिलता है, तो आई स्टार्ट कैरी कैचिंग, आई स्टार्ट ड्राइंग समथिंग, एंड आई एम वेरी वेरी डिसिप्लिन इन द मैनर, आई नेवर गो लीव माई प्लेस। और जितना भी समय मिलता है मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ। एंड आई शेयर ऑल्सो अक्रॉस मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप। उस पर भी मैं शेयर करता हूँ कि कुछ और लोग जो इसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको मैं शेयर करता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि देयर इज ओनली वन मंत्रा, बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड बी वेरी वेरी सिंसियर एंड वेरी डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ। आज के दिन भी जब इतने अच्छे जगह पे मैं पहुंच गया हूँ, वेयर एवरीबडी विश एस्पायर कि मैं भी पहुंच सकता या मैं भी कर सकता, मुझे भी मिलता। आज भी टाइम रूटीन्स, 10 बजे से पहले सोना, सुबह 5-6 के आसपास उठना, फिर सुबह 2 घंटे खेलना, बच्चों को टाइम देना सामने आके, एवरीथिंग इज सेट।
तो माय ओनली एडवाइस इज बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड ट्राई टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स इन लाइफ। थैंक यू। सर, जैसा आपने कहा कि आप पोएम्स में रुचि रखते हैं, कविताओं में, तो ऐसे कोई फेवरेट आपके कवि हिंदी साहित्य में है? जी, मुझे हिंदी में दुष्यंत कुमार पसंद आते हैं, जिनकी हर एक लाइन आपको इंस्पायर करती है कुछ करने के लिए। इवन इफ यू आर डेड, यू विल कम अलाइव बाय लिसनिंग टू हिज पोएम्स व्हाट ही हैज रिटन। रामधारी सिंह दिनकर को मैं पढ़ता हूँ, सुना है उनको। इनकी जो कविता है, जरा अस्थियां बारी बारी फैलाई जिसने चिंगारी, चढ़ गए जो पुष्प वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। या और भी कविताएं हैं आपके इंडिपेंडेंस पे भी है, जैसे कि बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू तो रानी बन गई, वेदना जनता क्यों सहती है, किसने किसके भाग दवा रखे हैं अपने कर में, उतरी थी जो विवाह बंदनी बोन हुई किस घर में। और दुष्यंत कुमार की जो फेमस ही लाइन है, अ, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस धरा से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। दिस लाइन्स आर वेरी इंस्पायरिंग। और मैंने अपने स्कूल डेज से, हमारे स्कूल में जब भी सुबह की प्रेयर के बाद स्पीच एक्सटेम्पर्स होते थे, तो ये लाइनें इतनी बार बोली गई है कि वो हमारे जहन में रच बस गई है। एंड आई वॉज इंटेंडेड टू राइटिंग पोएम्स, रीडिंग टू गजल्स, शायरीज फ्रॉम अर्ली डेज, स्कूल डेज से। मैं जब अपनी ऑनर्स कर रहा था, इंग्लिश ऑनर्स, तो घर पे मुझे काफ़ी समय मिला, तो आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ बुक्स। फिर जेएनयू जब पहुंचा तो वहाँ भी मुझे सीनियर्स ने बताया कि आप इनको भी पढ़िए, इनको भी समझिए। वहाँ भी मैंने पढ़ा, एंड उनको पढ़ते देखते फिर मैंने लिखने की कोशिश की। और लिखते लिखते आज मैं लिखने लगा हूँ। आज मैं कई जगह पे छपता भी हूँ, जैसे कि आपकी प्रतियोगिता दर्पण है, वहाँ पे कई बार मुझे बोले जाते हैं कि आप कुछ लिख के दीजिए, इंस्पायरिंग कुछ थॉट्स हैं या कुछ आर्टिकल्स हैं। या फिर अक्रॉस द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मैं कविताएं कुछ लिखता रहता हूँ। ये कभी हाल फिलहाल में मैंने कुछ लिखा था, दो चार लाइन। आपने जब पूछा है तो मैं आपको दो चार लाइन पढ़ के बताता हूँ। एंड मोस्ट ऑफ माय पोएम्स टॉक्स अबाउट द सोशल प्रॉब्लम्स। गांव में क्या दिक्कतें हैं, एक बूढ़ी माँ गांव में रह जाती है, उसका बेटा कमाने जाता है तो वापस क्यों नहीं आ पाता है, या फिर किसानों की समस्या है, या सरकारी तंत्र में कुछ दिक्कत है जिससे कि हमारे युवा वर्ग परेशान है। वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं मेरी कविताओं में उभर के आती हैं। और इसी तरह इसी कुछ लाइंस पे ये कविता है मेरी। उसने जब चाहा गुलाब खिलता रहा, हुक्मरानों के बगीचे में ये सिलसिला चलता रहा। दिस इज माय लेटेस्ट पोएम। किसी ने कह दिया कि ये दाग अच्छे नहीं लगते, चांद चेहरे पे अपने ताउम्र सूरज मलता रहा। कोई पुरानी रंजिश ही थी शायद की, जितनी दवाई गई मसला उतना ही निकलता रहा। चूक हो गई कि दिल की लगी को दिल लगी समझ लिया, चूक हो गई कि दिल की लगी को दिल लगी समझ लिया। जितनी बुझाई ये आग ये उतना ही जलता रहा। जवाब सबने दे दिए बारी बारी से, क्या छूट गया कि सवाल पलता रहा। जो भी दिखते थे मेरे सब चले गए, फिर कौन था वो जो साथ मेरे चलता रहा। अपने चेहरे से अपना जुर्म छिपाना मुश्किल है, अपने चेहरे से अपना जुर्म छिपाना मुश्किल है, पर वो आदमी समझदार था, आईना बदलता रहा। मेरी बुराइयों का खूब तजुर्बा है उसे, मेरी बुराइयों का खूब तजुर्बा है उसे, पर चोरी छिपे ही सही मुझसे मिलता रहा है। थैंक यू। सर, बहुत बहुत ही खूब लिखा है आपने। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट योर पोएम्स। सर, जैसे कि आपकी बुक तिलेयन डायरी प्रकाशित हुई थी, मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगी आपसे। तिलयन डायरी, हमारी समझ से हमने जब ये किताब पे काम करना चालू किया, एक मेरे मित्र हैं और स्कूल डेज से मित्र हैं, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अभी वो जिंदल साउथ वेस्ट में एक एरिया मैनेजर हैं, और शुरू से उन्हें भी कहानियां लिखने की खूबी रही है। और हम साथ में
स्कूल डेज में भी पोएम, अपने जो स्कूल की पत्रिकाएं होती थी उसमें भी लिखते थे। दैट वाज हिज आइडिया। उनका नाम अमित झा है। कि अगर हम स्कूल के पुराने दिनों को रिक्रिएट करके कुछ कहानियां लिख सकें, उसको किताब के रूप में प्रकाशित कर सकें, तो वी कैन गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन। हम एक सारे सीनियर्स जूनियर्स को जो उस समय से अभी तक के, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। एक मिलने का एक अच्छा जरिया हो सकता है। हमारे जो पुराने टीचर जिनको हम अपनी स्मृतियों से कहीं दूर कर चुके हैं, उनसे बात हो सकती है, वो कुछ बता सकते हैं। इट वॉज ए ग्रेट वट इनपुट बाय हिम। तो हम दोनों ने उस पे काम करना चालू किया। एंड दिस बुक इज ऑल अबाउट हाउ सैनिक स्कूल वर्क्स। वहाँ पे बच्चों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे बच्चों की जो एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया क्या है, आने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, ताकि वंस दे पास आउट फ्रॉम द सैनिक स्कूल हाउ दे बिहेव एज एन ऑफिसर, एज अ सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल। तो एक सैनिक स्कूल से निकला हुआ बच्चा जो क्लास 7 से 6 से लेकर 12 तक पढ़ता है, कैसे वो समाज में अपना योगदान एक अच्छे व्यक्ति के रूप में दे सकता है। और सैनिक स्कूल का मोटो है कि वी प्रिपेयर फॉर द मिलिट्री सर्विसेज, बीट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। लेकिन लोग तमाम अन्य क्षेत्र में भी जाते हैं। सैनिक तिलैया के ही प्रोडक्ट हैं हमारे प्रकाश झा, जो कि डायरेक्टर हैं आपके, जिन्होंने गंगा जल मूवी बनाई है। वैसे वैसे लोग वहां से निकले हैं, तो दे कीप इंस्पायरिंग अस। तो उन सब का जिक्र हमने उस किताब में किया है। और छोटी मोटी हमारी जो कुछ नोक झोंक या कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनको सुन के हंसी आ जाती है, उन सब का हमने उसमें संकलन किया है। और हमारे जो कुछ मित्र इस उस बीच में 1997 से लेकर 2024 के बीच इस दुनिया में नहीं रहे, किसी कारणवश उनकी कोविड के टाइम पे या अकस्मात कुछ हो गया, हमने उनको श्रद्धांजलि भी दी है उस किताब के माध्यम से। और हमारा उद्देश्य इतना रहा है कि इस किताब से पढ़ के अगर कोई बच्चा समझना चाहता है कि सैनिक स्कूल में किस तरह से प्रवेश मिल सकता है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं एक नए बच्चे के लिए आने के बाद, उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाता है, कैसे खेल के माध्यम से या अन्य सोशल एक्टिविटी जैसे कि दिवाली के समय अपने रूम को साफ करना, उसको एक कंपटीशन का रूप दे के उस बच्चे को इन्वॉल्व करना, कैसे एक सहायता एक दूसरे बच्चे से ले जिसको आप जानते भी नहीं, कभी मिले भी नहीं, उससे एक दोस्ती बढ़ानी। तो ओवर द इयर्स कैसे एक अनजान बच्चा 100 का ग्रुप आता है क्लास 6 में, और 12 तक पहुंचते पहुंचते ऐसी दोस्ती होती है कि स्कूल से निकलते वक्त कोई भी बच्चा बिना रोए नहीं निकलता। तो उन सब को हमने उसमें संकलित किया है। और यह किताब हमने अच्छे अच्छे जगह पे पहुंचाई भी है, सैनिक स्कूल में भी पहुंचाई है, या जो लोग इंटरेस्टेड थे उनको भी दी है। अभी भी कुछ किताबें हमारे पास हैं। तो इस किताब का एकमात्र जो बोल सकते हैं कि मोटो था, वो था कि जो बच्चे नहीं समझ पाते या जिनको जानकारी नहीं है कि इस स्कूल में कैसे प्रवेश लिया जाता है और वहाँ की अंदर की तमाम क्या जानकारियां हैं, उसकी उनके लिए हमने ये किताब लिखी है। धन्यवाद। सर बहुत अच्छा लगा आपकी किताब के बारे में जानकर। और सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सुझाव आप देना चाहेंगे पुरस्कार की यूथ को, ऑडियंस को, जो आपको लगता है आपके सफर से कोई और भी प्रेरणा ले सके। सबसे पहले तो गौतम जी को धन्यवाद कि उन्होंने इस मंच को स्थापित किया। यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि अपने फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं, कर रहे हैं, और उस पर लगातार काम कर रहे हैं, ताकि उनके माध्यम से उन अंडर प्रिविलेज बच्चों को सहायता मिले पढ़ाई के क्षेत्र में। कभी उनको पास जो पढ़ाई की सामग्री है उसको बांट के, कभी आप लोग विमेंस की हेल्प के लिए सैनिटरी पैड या कुछ और भी उस तरह की चीजें हैं जो उनके बीच जाके आप देती हैं, उनको समझाती हैं। या फिर गरीब बच्चों के लिए कपड़े हों, पुराने खिलौने हों, जिसमें मैं भी एक बार आपके साथ आया था। अभी उस बात को आई थिंक ये क्या 1.5 साल हो गया। मैं काफी बार गौतम जी से माफी भी मांगता रहता हूँ कि मेरे पास समय का अभाव हो जाता है, वरना मैं ऐसा कोई इवेंट मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। हमारे आसपास भी हमारे 2 मित्र हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देते हैं, मैं भी उसमें भी जुड़ा हुआ हूँ। और लगातार कोशिश करता हूँ कि हमारे आसपास जितने ज्यादा पेड़ लगाए जा सके। और मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर के आसपास ही 50 से 70 गमले हैं। मैं अपने बच्चों को सुबह लेके जाता हूँ, पेड़ में पानी डालना, उनको समझाता हूँ कि पेड़ कैसे आपकी सहायता करते हैं। तो पुरस्कार ने हर इस तरह की चीजों में अपना सहयोग दिया है।
और लगातार वो अपना जो फील्ड है, दायरा है, उसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं। पहले ये शिक्षा के लिए काम करता था, अब गरीबों के बीच कपड़े, दवाइयाँ या अन्य और चीज़ें, जो इस तरह की चीज़ें हैं, पुराने कपड़े, उसमें भी ये सहयोग कर रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि पुरस्कार से लगे तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, उन्हें जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो सही ढंग से कर रहे हैं। और मुझे एक बार ही आप लोगों से मिलने का इन पर्सन मौका मिला है, बट वाज वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड टू नो दैट एवरीबॉडी इज वर्किंग सो हार्ड टू मेक अदर्स हैप्पी। वो एक गांधी जी का वो एक वाक्य है जो कि मुझे हमेशा याद रहता है आ, कि इस देश में तब तक खुशी मनाने का अधिकार नहीं है जब तक हर गरीब के चेहरे से उसके आंसू नहीं पोंछ दिए जाते। तो इट टेक्स टाइम टू ग्रो एज अ डेमोक्रेसी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हम तो जिस स्तर पे हैं, जितनी हमारी क्षमता है आर्थिक या और भी मामलों में, आप लोग कर रहे हैं। और मेरा एक ही सुझाव है, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो बी वेरी सिंसियर टू योरसेल्फ। और दूसरी बात, बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, ट्राई टू इंश्योर कि आप कम से कम 50 से 60 एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन का सेट पेपर लगा के जाइए, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही आपको ऑप्शन बिल्कुल समझ में आए कि यही आंसर है। What I did in my UPSC days before entering the examination hall, I used to solve across 70 to 75 set क्वेश्चन सेट्स, जिसमें 100 होते थे। मीन्स 100 × 70, 7,000 क्वेश्चन लगाने के बाद आपको 100 में से 70-80 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं। और हमेशा क्वेश्चन रिपीट होने से क्या होता है कि वो आपके बैक ऑफ माइंड में हमेशा याद रहता है। और वो एक क्वेश्चन एक ही एग्जाम में नहीं आता। अगर आप एक साथ 5 एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो वो क्वेश्चन 5 जगह रिपीट होने के चांस बढ़ते हैं। तो आपके पास होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो माय सिंसियर एडवाइस इज कि आप सेट लगा के जाओ। और कोई मेंस लिख रहा है किसी पेपर का, तो मेंस का जो क्वेश्चन है, आप रोज 1 से 2 क्वेश्चन लिखो, उसको किसी दूसरे से डिस्कस करो, किसी दूसरे से चेक कराओ। आप लिखते हैं तो आप अपना एवेल्यूशन खुद मत कीजिए, किसी और को दीजिए, अपने मित्र को दीजिए, अपने टीचर को दीजिए, आपके सीनियर्स हैं उनको दीजिए, उनसे पूछिए। ये बात है। और तीसरी बात है कि वी वेरी क्लियर टू व्हाट द एग्जामिनेशन डिमांड्स। हर एग्जाम की अलग डिमांड्स होती है। अगर कोई बैंक की तैयारी कर रहा है तो बैंक की तैयारी में आपके क्वांटिटेटिव जो आपके मैथ्स हैं, रीजनिंग है, दैट गेट्स हाई प्रायोरिटी। लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव टू वेरी एनालिटिकल। आपको समझ होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन का डिमांड क्या है। जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन याद आता है कि प्रेमचंद का एक किसी कहानी में एक वाक्य था कि पंच परमेश्वर होता है। लेकिन किसी एक और कहानी में था कि पंच जो है कि आज वो परमेश्वर नहीं रहो के किसी एक दानव या इस तरह का कुछ था कि दानव का रूप ले चुका है। तो क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड इन यूपीएससी, व्हाई दिस कॉनोटेशन चेंज्ड इन द एंटायर स्टोरी ऑफ प्रेमचंद। ऐसा क्या हुआ इतने सालों में? तो इसको समझने के लिए आपको उस समय का परिवेश समझना पड़ेगा कि प्रेमचंद ही ऐसा दो क्या बोलते हैं कि अलग चीजें क्यों लिखते हैं। तो दिस इज हाउ यूपीएससी वर्क्स। आपको वेरी वेरी क्लियर अबाउट द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। और ये तो एग्जाम की बात है। इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो, पर्सनल लाइफ में आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप एक रूटीन में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। आपको जिस चीज़ से प्यार है आप वो जरूर कीजिए। आई लव टू प्ले बैडमिंटन इन द मॉर्निंग, लेट इट बी। कुछ भी होता है तो मैं अपनी रूटीन से हिलता नहीं हूँ। 5:30 से 6 के बीच में ग्राउंड पे होता हूँ। बच्चे भी मुझे देखते हैं तो वो भी ये करने की कोशिश करते हैं। आपको जो पसंद है आप जरूर कीजिए। मैं जब तैयारी करता था मैं तब भी करता था, बिकॉज आपको पढ़ने के लिए 8 से 9 घंटे काफी होते हैं। देन यू गिव टाइम टू वॉचिंग मूवीज, राइटिंग पोएम्स, गो क्रॉस द प्लेसेस, मीट न्यू पीपल, मीट गो टू न्यू प्लेसेस। ये सब भी मेरी हॉबी में है कि मैं नई जगह जाना पसंद करता हूँ। आई ड्राइव ए लॉट। और खेलना पसंद करता हूँ, लिखना पसंद करता हूँ। मुझे गाना सुनना पसंद है, गजल सुनना पसंद है। तो आई डोंट गिव इट अ मिस। अगर जहां मुझे मौका मिलता है आई डू इट। एंड इट एनरिच यू। ये आपको अंदर से एनर्जी से भरता है। आपके मन में जो अवसाद है, कहीं से कोई कमी है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कष्ट है, तो ये उसको दूर करने का काम करता है। सो डोंट थिंक कि यूपीएससी में सिर्फ 24 घंटे पढ़ना होता है। 24 घंटे पढ़ना नहीं होता, आपको समाज को समझना भी होता है, लोगों से मिलना भी होता है, उनकी राय सुननी होती है। और तब जाके आपको वो अंदर से परिपक्व बनाता है एंड यू बिकम प्रिपेयर्ड फॉर द बिग एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और एनी अदर काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस। थैंक यू।
सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद है पुरस्कार की ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दो लाइन सर मोहसिन नकवी साहब की मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी। जी। जो खड़ी रहती हैं घने तूफान में भी, जो खड़ी रहती हैं घने तूफान में भी, ऐसी कश्ती को समंदर भी डुबा देते हैं। थैंक यू सो मच। सर बहुत ही प्रेरणादायक सफर रहा है आपका, और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।